हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। तो हम जो चैप्टर अपना स्टार्ट कर चुके थे वो था एंडोक्राइन सिस्टम। हमने कल एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस को पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन को रिलीज कर रही है। तो आज हम उन हार्मोन्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल कौन कौन से हार्मोन्स के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 पार्ट्स थे, एक था एडिनो हाइपोफाइसिस, राइट, और दूसरा था न्यूरो हाइपोफाइसिस। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अंदर हमने हार्मोन्स लिखे थे 6 हार्मोन्स। सबसे पहला हार्मोन था ग्रोथ हार्मोन, है ना। सेकेंड हार्मोन था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ था प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिफ्थ था गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सिक्स्थ था एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी सेकेंड पार्ट की, जो कि था न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये इसका पोस्टीरियर पार्ट था, ये इसका एंटीरियर पार्ट था। इसके अंदर हमने 2 हार्मोन्स कल पढ़े थे, एक था वैसोप्रेसिन, जिसे हमने एडीएच बोला था, पिट्रेसिन बोला था। सेकंड था ऑक्सीटोसिन, जिसको हमने पिटोसिन लव हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, क्विक बर्थ हार्मोन कहा था। तो कल हमने ये वाले हार्मोन्स पढ़े थे। हमने कहा था कि टोटल 9 हार्मोन्स हैं। उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थे, इसके हमने 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ा था। एक पढ़ा था एफएसएच और एक पढ़ा था एलएच। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो टोटल 9 हार्मोन्स हमारे पास आ जाते हैं। आज हम इन्हीं 9 हार्मोन्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं हमारा फर्स्ट हार्मोन, जो कि है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का अदर नेम क्या है? ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन को कहा जाता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ से हम क्या समझते हैं? ग्रोथ मतलब हमारी ग्रोथ, हमारे लिम्स की ग्रोथ, हमारे लेग्स की ग्रोथ, हमारे हर तरीके की हमारी बॉडी की ग्रोथ। तो हमारी ग्रोथ जो होती है वो किससे होती है? वो होती है हमारी बोन्स से एंड हमारी मसल्स से। यानी बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रोथ हार्मोन। यानी इनकी ग्रोथ का इंक्रीज होना, बोन्स एंड मसल्स का इंक्रीज होना कौन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन का। उसके बाद हम कहें कि बोन्स एंड मसल्स ये क्या है? ये कौन से टिश्यू है? ये है कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यू है उनकी ग्रोथ कौन करवा रहा है? उनको इंक्रीज कौन कर रहा है? हमारा ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन, स्पेशली कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। हमारी बॉडी का 65% इसी प्रोटीन का बना होता है। तो कोलेजन प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगी? ग्रोथ हार्मोन करवाएगा। तो कोलेजन प्रोटीन की फॉर्मेशन, इसकी जो रेगुलेशन है वो कौन करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन। अगर प्रोटीन है तो हम ये कह सकते हैं डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस। डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस भी कौन करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन। ये सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम इनको इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अब डीएनए और आरएनए बन गया, कोलेजन प्रोटीन बन गया, कनेक्टिव टिश्यू बन गया, बोन्स एंड मसल्स बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल डिवीजन है उसको इंक्रीज कौन करेगा? उसको इंक्रीज करेगा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। तो ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोलेजन प्रोटीन को बनाएगा, डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस करेगा, डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है हमारा मेनली ग्रोथ हार्मोन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसके अलावा क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिपोलाइसिस की प्रोसेस होती है वो भी ग्रोथ हार्मोन करवाता है। लिपोलाइसिस क्या होता है? लिपो प्लस लाइसिस, यानी
लिपिड का टूटना, लिपिड का टूटना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो लिपिड का टूटना कौन करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस की प्रोसेस भी कौन करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन। अब अगर हम इसको तोड़े तो ये आएगा ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का टूटना। और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? लीवर के अंदर। तो जो ग्लाइकोजन है उसका टूटना किसके अंदर टूटेगा? ये टूटेगा ग्लूकोज के अंदर, यानी ग्लाइकोजन का ग्लाइकोज के अंदर कन्वर्जन जिसे बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये प्रोसेस कौन करवा रहा है? ग्रोथ हार्मोन। अगर हम बात करें कि अगर ये प्रोसेस हो रही है, ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज की बढ़ रही है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है, जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी होता है ना, तो अब इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो पहले के अमाउंट में कम हो जाएगा। अगर इसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया ब्लड में, जब ये ग्लूकोज जाएगा नेफ्रॉन के अंदर तो इसका एब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो उसका उतना रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो अगर ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में आ गया तो ये हमारे कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा यूरिन के अंदर। और अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस हो तो हम कह सकते हैं कि ये डायबिटीज है। तो ये हार्मोन क्या है? ये हार्मोन एक डायबिटोजेनिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि डायबिटोजेनिक हार्मोन है? वो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है कहाँ पर? यूरिन के अंदर। उसके अलावा हम कहें कि ये जो है ये अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। अमीनो एसिड का प्रोटीन के अंदर कन्वर्जन कौन करवा रहा है? ग्रोथ हार्मोन। हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि कोलेजन प्रोटीन की सिंथेसिस या फॉर्मेशन कौन करवा रहा है? ग्रोथ हार्मोन। तो हम एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं, ये इसके मेन फंक्शंस थे। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हमारी मसल्स की ग्रोथ, हमारे बोन्स की ग्रोथ, तो बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ को कौन इंक्रीज कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन। हमारे अगर मसल्स एंड बोन्स की ग्रोथ होगी यानी हमारे कनेक्टिव टिश्यू का इंक्रीज होना, तो कनेक्टिव टिश्यू का इंक्रीज कौन करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन। हमारे जो अंदर जो कोलेजन प्रोटीन की सिंथेसिस है इसका रेगुलेशन है कौन करेगा? ग्रोथ हार्मोन। डीएनए एंड आरएनए, अगर प्रोटीन बनता कहाँ से है? डीएनए और आरएनए के अंदर ही तो प्रोसेसेस होती हैं, तो डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस होगा तभी तो प्रोटीन बनेगा, और सेल डिवीजन होगी तभी तो डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस नया होगा। ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि लिपोलाइसिस की प्रोसेस, लिपोलाइसिस यानी लिपिड का टूटना, लिपिड का छोटे छोटे अपने कंपाउंड्स के अंदर टूटना कौन करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज जाएगा कहाँ? यूरिन में, यानी डायबिटोजेनिक हार्मोन। उसके अलावा अमीनो एसिड्स का कन्वर्ट होना किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। इसका एग्जांपल ये रहा कोलेजन प्रोटीन के अंदर। तो अमीनो एसिड का प्रोटीन के अंदर कन्वर्जन कौन करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन। अब हम देखते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन का हो गया हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन का मतलब है कि अगर इसका जितनी अमाउंट के अंदर इसका सिक्रीशन होना चाहिए, इसका स्त्राव होना चाहिए, उससे कम अमाउंट में हुआ। हाइपो का मतलब होता है कम। हम बैठते भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब हम वाटर रिलेशन आपने पढ़ा होगा हमारे सर से, हाइपर सिक्रीशन, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा हाइपो और हाइपरटोनिक। तो उसी से अगर हम कहें कि हाइपो का मतलब कम सिक्रीशन, हाइपर का मतलब ज्यादा, यानी अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो तो क्या होगा, और ग्रोथ हार्मोन इनफ अमाउंट से ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है। अगर हुआ कम सिक्रीट तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके अंदर दो डिजीज हो सकती है। पहली क्या है? पहली है ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस यानी कि बोनापन। दूसरी है सिमेंस डिजीज, सिमेंस डिजीज।
ठीक है, दो हो सकती हैं, पहली है ड्वार्फनेस, दूसरी है सिमन्स डिजीज। कब, अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन होगा तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, एक है ड्वार्फनेस, एक है सिमन्स डिजीज। ड्वार्फनेस का मतलब क्या है? ड्वार्फनेस कब होगा? जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन चाइल्ड के अंदर कम हो जाए। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन चाइल्ड के अंदर कम हो जाए तो जो डिजीज होगी उसे बोला जाएगा ड्वार्फनेस। कितना कितना वो ना हो कि हम उसको कह सके कि ये ड्वार्फ है, उसको कह सकते हैं कि अगर 4 फीट या 4 फीट से कम का कोई इंसान है तो हम उसको कहेंगे कि ये ड्वार्फ है, ये बोना है। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो मिजेट्स होते हैं, जो कि आप सर्कस में जोकर देखते हो, मिजेट्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे कि वो ड्वार्फनेस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सिमन्स डिजीज। अगर एडल्ट के अंदर अगर एडल्ट के अंदर इसका सिक्रीशन कम हो जाए तो हो जाती है सिमन्स डिजीज। अब हमें कैसे पता चलेगा? एडल्ट की तो हाइट कम होने से रही, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है, यानी कि चेहरे पर बहुत पहले ही छोटी उम्र के अंदर ही झुर्रियां दिखना शुरू हो जाती हैं, या फिर उसका जो पूरे फेशियल या पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर, उसके ऊपर सारे के सारे रिंकल्स आने लग जाते हैं, बाल जो है वो वाइट होने लग जाते हैं टाइम से पहले, तो उसे बोला जाता है सिमन्स डिजीज। जो कि एडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो हो जाती है प्री मेच्योर एजिंग, जिसे बोला जाता है सिमन्स डिजीज। और ये कैसे होती है? अगर इसका सिक्रीशन हो कम, किसमें? एडल्ट। अगर हो गया हाइपर सिक्रीशन, ज्यादा सिक्रीशन के अंदर भी दो डिजीज हो सकती है। पहली डिजीज आएगी गाइगेंटिज्म। इसको बोलते हैं जियांटिज्म भी बोला जाता है, गाइगेंटिज्म भी बोला जाता है। यानी कि जो चाइल्ड है, जब एक बच्चे के अंदर जो है ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए तो बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा लंबा, और अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में करें तो हम कह सकते हैं कि राक्षसाकार, राक्षस के जैसा बच्चा दिखने लग जाएगा। तो ये कैसा है? राक्षसाकार शरीर, हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? बिल्कुल राक्षस दानव के जैसी। तो ये हो जाता है गाइगेंटिज्म, अगर चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए। सेकंड है एक्रोमीगली। एक्रोमीगली क्या है कि अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, अब हम अगर इस टाइम पे मेरे अंदर बढ़ जाए तो मैं इससे ज्यादा लंबी तो हो नहीं सकती, तो मेरे अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगी उसकी जो फेशियल बोन्स है, मेरी जो फेशियल बोन्स है उनकी आउटग्रोथ हो जाएगी, फेशियल बोन्स की आउटग्रोथ हो जाएगी। यानी कि जो मेरे फेशियल के बोन्स हैं, जो मेरी ये वाली बोन है, ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, पीछे से कुछ और निकल जाएगा। तो इसे बोलते हैं कि अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो फेशियल बोन की आउटग्रोथ हो जाती है, इसे बोला जाता है एक्रोमीगली। इसका एक और नाम भी है, इसे बोलेंगे काइफोसिस। एक्रोमीगली को काइफोसिस भी कहा जाता है। आप इसको एक बार इंटरनेट पे जरूर सर्च करके देखिए, काइफोसिस के नाम से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो तो क्या क्या हो सकता है। अगर कम बच्चे में हो तो ड्वार्फनेस, बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। बड़े में हो तो सिमेंट्स डिजीज, यानी कि उसकी प्री मेच्योर एजिंग, जल्दी बूढ़ा होने लग जाएगा। हाइपर सिक्रेशन के अंदर अगर बच्चे के अंदर ज्यादा हो जाए तो जियांटिज्म या गाइगेंटिज्म, अगर बड़े के अंदर ज्यादा हो जाए तो एक्रोमीगली या काइफोसिस। बच्चे के अंदर वो राक्षसाकार दानवाकार बन जाएगा, और एडल्ट के अंदर क्या है कि उसकी फेशियल बोन की आउटग्रोथ, उसकी बाकी सारी बोन्स की आउटग्रोथ बाहर निकलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया कंप्लीट। तो हमारा इस टाइम पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट हार्मोन है हमने आज वो देख लिया, ग्रोथ हार्मोन। अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड हार्मोन पर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। अभी आएगा हमारा सेकेंड हार्मोन TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। TSH की अगर हम बात करें तो ये हमने अभी यहीं पर ही लिखा हुआ है कि ये कहाँ से आता है, एडेनो हाइपोफाइसिस से। अगर हम इसका देखें, सबसे पहले हमारा जो मास्टर ग्लैंड था वो था
वो था हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो 9 हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, जिसके अंदर से एक हार्मोन था थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये किसके पास गया? ये गया एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट के पास ये गया और इसने क्या कहा? इसने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर दे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सिक्रीट कर दिया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड के पास। कौन सी ग्लैंड के पास जाएगा? ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। अब ये थायराइड ग्लैंड के पास गया तो थायराइड ग्लैंड को यहाँ से ये स्टिमुलेशन हुई कि मुझे 2 हार्मोन्स रिलीज करने। कौन कौन से 2 हार्मोन्स रिलीज करने हैं? एक तो करना है TCT जिसका नाम है थायरो कैल्सीटोनिन हार्मोन। एक हार्मोन इस थायराइड ग्लैंड ने रिलीज किया TCT हार्मोन, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन, और एक हार्मोन इसने रिलीज किया थायरोक्सिन हार्मोन। 2 हार्मोन रिलीज हो गए। कहां से? थायराइड ग्लैंड। किसने करवाए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हम पढ़ रहे हैं ये किसने करवाए? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भेजा थायराइड ग्लैंड के पास। इसने किए 2 हार्मोन रिलीज, एक किया थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन, एक किया थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। अब जो थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन है ये क्या करेगा? इसका एक काम है कि ये ब्लड के अंदर, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर ब्लड में जो कैल्शियम आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कर देगा कम। थायरोकैल्सीटोनिन का एक काम है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को कर देगा कम। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके बहुत सारे काम है। इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पेशली थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ रहे हैं, हम थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम इसका एक ओवरव्यू यहाँ ले लेते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम है। इसका सबसे पहला काम है कि ये करेगा थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। और क्या काम है? और काम है कि ये हेल्प करेगा मेटामॉर्फोसिस के अंदर। मेटामॉर्फोसिस हम पढ़ते हैं टैडपोल लार्वा के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का जो होना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आयोडीन की प्रेजेंस होती है। उसके बाद हम कहें कि ये कैसा हार्मोन है? ये है कैलोरीजेनिक हार्मोन। कैलोरीजेनिक हार्मोन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? ये बीएमआर को रेगुलेट करेगा, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा। ठीक है। अगर हम इसको जब हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन को तो हम इसकी एक एक पॉइंट को बहुत डीपली पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया था कल? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। उसने क्या किया? उसने गया वो एडिनो हाइपोफाइसिस के पास। इस एडिनो हाइपोफाइसिस के पास इतने सारे ऑप्शन थे, ये इसने रिलीज किया TSH। अगर इसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया तो ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड ने 2 हार्मोन रिलीज कर दिए, एक किया थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन, एक किया थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन ने ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कर दिया कम। थायराइड हार्मोन ने बहुत सारे काम किए जैसे थर्मोरेगुलेशन, मेटामॉर्फोसिस, ये इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन कहा जाता है। इसने बीएमआर को रेगुलेट किया। ठीक है। तो ये था हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब हम चलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड हार्मोन की तरफ जो कि है MSH, जो कि है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका क्या काम है? सबसे पहले हम वही चलेंगे हमारा हाइपोथैलेमस जो हमने कल पढ़ा था। ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस सबसे पहले जाएगा हमारे एडिनोहाइपोफाइसिस के पास। ठीक है।
यहाँ पर इसने वो रिलीज किया था मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, इधर से सिक्रीट हुआ था, फिर ये गया एडिनोहाइपोफाइसिस के पास। अब एडिनोहाइपोफाइसिस ने क्या किया, इसने रिलीज किया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किसने किया, ये किया एडिनोहाइपोफाइसिस ने। एडिनोहाइपोफाइसिस ने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया। अब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया कि इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मेलानिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गई। कैसे बढ़ी, किसने बढ़ाई, मेलानोसाइट्स ने। मेलानोसाइट्स हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो पिगमेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। जो भी हमारी स्किन का कलर होगा वो होगा मेलानोसाइट्स की वजह से। इन्होंने मेलानिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जिससे स्किन का कलर क्या हो गया, डार्क कलर। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि अगर MSH ज्यादा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर हमारे पास ज्यादा है और अगर हमारे पास मेलाटोनिन कम है, मेलाटोनिन हार्मोन है ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेगा, तो मेलाटोनिन कम है लेकिन हमारे पास मेलानिन ज्यादा है, मेलाटोनिन कम है मेलानिन ज्यादा है, तो स्किन का कलर कैसा रहेगा, स्किन का कलर होगा डार्क। ठीक है, अगर हमारे पास MSH है कम लेकिन मेलाटोनिन हार्मोन जो है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, मेलाटोनिन हार्मोन हो गया ज्यादा और मेलानिन हो गया कम, मेलानिन हो गया कम, तो कलर कैसा बनेगा, लाइट कलर। हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, लाइट कलर। इससे हमें ये पता चला कि जो मेलाटोनिन है और जो मेलानिन है ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट मतलब बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करने वाले हैं। मेलाटोनिन और मेलानिन जो है ये बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, ये है एंटागोनिस्ट हॉर्मोन्स। ये है एंटागोनिस्ट हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हमारी स्किन के कलर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस है इसने रिलीज किया मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, जो कि गया एडिनोहाइपोफाइसिस के पास। इससे रिलीज हुआ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिससे मेलानिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। किसने बढ़ाई, मेलानोसाइट्स। कहाँ प्रेजेंट है, स्किन के अंदर, तो हमारी स्किन का कलर कैसा हो गया, डार्क। अगर हम बात करें, अगर MSH ज्यादा है तो मेलाटोनिन कम होता है, मेलानिन ज्यादा होता है, स्किन का कलर बना डार्क। अगर MSH कम है, मेलाटोनिन ज्यादा है, मेलानिन कम है, स्किन का कलर कैसा हुआ, लाइट। तो इससे हमें ये पता चला कि मेलाटोनिन एंड मेलानिन ये दोनों ही एंटागोनिस्ट हार्मोन है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो है MSH वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम चलते हैं हमारे फोर्थ हार्मोन की तरफ, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ हार्मोन, क्या नाम है, PLH यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे बोला जाता है मेमोट्रोपिक हार्मोन, जिसे बोला जाता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। मेमोट्रोपिक हार्मोन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम कहेंगे मेमोट्रोपिक या लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब इसे मेमोट्रोपिक हार्मोन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, ये करेगा हमारी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनका डेवलपमेंट। तो मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लैक्टेशन होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मिल्क का सिंथेसिस होता है, मिल्क की फॉर्मेशन जो होती है, मिल्क की फॉर्मेशन जो होती है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोजेनिक। हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था ये मिल्क लेट डाउन हार्मोन था, यानी कि मिल्क का बॉडी से बाहर निकलना, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। मिल्क का हमारे बॉडी के अंदर बनना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके तो दो काम हो गए, एक तो मेमोरी ग्लैंड की फॉर्मेशन, एक लैक्टेशन। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर कोई लेडी जो कि अनमैरिड है, एक अनमैरिड गर्ल है, उसके अंदर मिल्क की सिंथेसिस क्यों नहीं होती। अनमैरिड गर्ल के अंदर क्या होता है, अनमैरिड गर्ल के अंदर होता है डोपामिन।
अनमैरिड गर्ल के अंदर प्रेजेंट होता है डोपामिन। डोपामिन को क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, हमने देखा था कि जब हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था, याद लिख लेते हैं, जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था तो इसके अंदर हमने 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई पढ़े थे, एक तो पढ़े थे रिलीजिंग और एक पढ़े थे इनहिबिटरी। उसके अंदर हमने रिलीजिंग के अंदर पढ़ा था प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है उसके अंदर हमने क्या लिया? डोपामिन। जो डोपामिन है यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रिएट किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, किसके अंदर? एक अनमैरिड गर्ल के अंदर। एक अनमैरिड गर्ल के अंदर डोपामिन होगा यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होगा, सिक्रिएट कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो डोपामिन है या प्रोलैक्टिन हार्मोन इसके अंदर है, ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है? जिसकी वजह से लैक्टेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, लैक्टेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, हम बात करें अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या होगा? प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो डोपामिन है वो तो कम होगा, यानी डोपामिन की वजह से तो लैक्टेशन के अंदर यहाँ पर नहीं इफेक्ट पड़ रहा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन जो कि प्लेसेंटा जो है वो सिक्रीट करेगी वो ज्यादा होगा, लेकिन उसके अंदर इन दोनों के ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर लैक्टेशन नहीं हो पाएगी। किसकी वजह से नहीं हो रहा? प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर किसकी वजह से नहीं हो रहा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से। और एक अनमैरिड गर्ल के अंदर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पर प्रेजेंट है डोपामिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद अब वो लेडी बन चुकी है मदर। मदर के अंदर लैक्टेशन क्यों होता है? मदर के अंदर लैक्टेशन होता है क्योंकि वहां पर डोपामिन जो है वो तो रहेगा कम। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी कम हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन जो है वो भी हो जाएगा कम, यानी एस्ट्रोजन भी कम, प्रोजेस्टेरोन भी कम, डोपामिन भी कम, तो फिर लैक्टेशन क्या होगा? हो जाएगा, यानी कि फिर क्या होगा? लैक्टेशन हो जाएगा। ठीक है, लैक्टेशन मदर के अंदर होगा, एक अनमैरिड गर्ल के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अनमैरिड गर्ल के अंदर? अनमैरिड गर्ल के अंदर है रीजन हमारा डोपामिन। मैरिड गर्ल के सॉरी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर रीजन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और मदर के अंदर क्या है कि ये तीनों ही बहुत कम अमाउंट में, इसलिए लैक्टेशन यहाँ पर पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, हमारा फोर्थ हार्मोन हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे हमने बोला था मेमोट्रोपिक या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट हार्मोन जिसका नाम है, पहले हम ACTH पढ़ लेते हैं, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है इसका? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज कहाँ से हो रहा है? एडेनोहाइपोफाइसिस से। वो कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। तो हम इसका अगर एक फ्लो चार्ट बनाए, सबसे पहले था हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट किया था? CRH कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। मैं लिख देती हूँ, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन किसने सिक्रेट किया? हाइपोथैलेमस ने। अब ये कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहाँ गया? ये गया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के कहाँ पर? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के पास गया। अब एडिनोहाइपोफाइसिस ने क्या सिक्रेट? इसने किया एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के पास। एड्रीनल ग्लैंड क्या है? हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि ये हमारी किडनी है। इस किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ये ग्लैंड जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। तो ये जाएगा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। इसका जो मेन इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर।
ये जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 टाइप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा है गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। अगर हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो यहाँ पर रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, यहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलीज होगा कॉर्टिसोल हार्मोन, और यहाँ से रिलीज होगा, फीमेल के अंदर होगा एस्ट्रोजन और मेल के अंदर होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये काम है ACTH का। ACTH ने किसको रेगुलेट किया? इन तीनों हार्मोन्स को रेगुलेट किया। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये गया एडिनोहाइपोफाइसिस के पास यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, यहाँ से रिलीज हुआ ACTH। ACTH के अंदर इसने वर्क किया एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, जिसके अंदर निकल रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड से निकला एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस के अंदर सोडियम का जो है रिएब्जॉर्प्शन हो रहा था, और हम पोटेशियम को उसके अंदर डाल रहे थे, रिलीज कर रहे थे। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके अंदर आ जाएगा कॉर्टिसोल, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। इसके बारे में हम बिल्कुल डीप पढ़ने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे हमारा एड्रीनल ग्लैंड, उसके अंदर भी एड्रिनल कॉर्टेक्स को जब हम स्टडी करेंगे तब हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है।